हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रीस्टार्ट द अर्थ। कहानी की शुरुआत एक तबाह हो रहे शहर को दिखाते हुए होती है। ये शहर चारों तरफ से जानलेवा पेड़ों से घिर चुका था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिनटों के अंदर धाराशायी हो रही थी। इस उजड़ते हुए शहर के बीच हम युआन नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो बुरी तरह से घबराई हुई होती है। वो रोते रोते अपने फादर को बचाने के लिए आवाज लगा रही होती है, लेकिन देखने से लगता है कि इन पेड़ों के हमले की वजह से दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। तभी पीछे से हमें यांग नाम के एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो युआन के फादर ही होते हैं। यांग अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के खेल में लगातार अपनी बेटी को खोज रहा होता है। तभी पीछे से हम यांग की आवाज सुनते हैं जो हमको बता रहा होता है कि जो पेड़ पौधे कल तक इंसानों की जान बचाया करते थे, आज वही हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। देखते ही देखते इन भयानक पेड़ों ने हमारी दुनिया के 80% हिस्से को बर्बाद कर दिया है और ये इतनी बुरी तरह से तबाही मचा रहे हैं कि इनकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो चुका है। इन्होंने बहुत ही कम समय में हमारी आधी से ज्यादा दुनिया को खत्म कर दिया है। न जाने कितने लोग इसकी चपेट में आकर मारे जा चुके हैं और ना ही हमारे पास इस बात का कोई हिसाब है कि कितने लोग इस धरती पर बचे हुए हैं। मैं और मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे हैं और बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ यांग की बातों से हम समझ पाते हैं कि किसी अननोन कारण से धरती पर मौजूद पेड़ पौधे एकदम से तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया है। साथ ही में ये अब इंसानों के दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ से सीन 2 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक बार फिर उसी बच्ची युआन को देखते हैं जो जंगलों के बीच एक पपी के साथ खेल रही होती। तभी पीछे से उसके फादर यांग उसको रोकते हुए कहते हैं कि मैंने तुमको यहाँ आने से मना किया था ना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इसी मौके का फायदा उठाकर वो पपी जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी अचानक युआन को उस पपी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों बाप बेटी जंगल के बीच एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पेड़ों के पास भी इंसानों जैसा दिल होता है। उसकी टहनियां देखने में किसी डरावने ड्रैगन के जैसी लग रही होती हैं, जो हर पल उस दिल की रक्षा कर रही होती है। ये टहनियां ऐसे मूवमेंट कर रही थी मानो कि वो जिंदा हो। लेकिन जैसे तैसे यांग अपनी बेटी की जान बचाते हुए जल्द ही अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही यांग अपनी बेटी की वॉच में एक ट्रैकर लगा देता है ताकि आगे कोई भी परेशानी आए तो वो जल्द से जल्द उसके पास तक पहुंच पाए। युआन के सोते ही यांग रेडियो पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उस तक जल्द से जल्द मदद पहुंच सके, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकामयाब रहता है और आगे से उसको कोई जवाब नहीं मिलता। थका हारा यांग वहीं चेयर पर बैठा बैठा ही सो जाता है। सपनों में वो सोच रहा होता है कि पहले सब कुछ कितना अच्छा था कि सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहते थे। वो अपने सपने में देखता है कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। एक दिन यांग अपनी कार में अपनी बेटी और वाइफ के साथ कहीं जा रहा होता है। दरअसल यांग की वाइफ एक साइंटिस्ट हुआ करती थी जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। यांग की वाइफ उसको बताती है कि हम सभी को पता है कि धरती पर से पेड़ पौधे कैसे गायब हो रहे हैं, जिस वजह से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जिसके सफल होते छोटे छोटे प्लांट्स को बहुत जल्द ही बड़े पेड़ पौधों में चेंज कर पाएंगे। तभी यांग की वाइफ का एक फिल्म मेंबर उसको वीडियो कॉल करके एक बुरी खबर देते हुए कहता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो चुका है। जिन पेड़ पौधों को हम ट्रीज में कन्वर्ट करना चाहते थे वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और बड़ी तेजी से वो खुद ही बढ़ रहे हैं। साथ ही में वो इतने जानलेवा हो गए हैं कि इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यांग और उसकी वाइफ इन सब बातों को प्रोसेस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आसपास मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वहां बहुत ही खतरनाक और डरावने ट्रीज आने लगते हैं। लेकिन इतने में ही यांग की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि यहाँ तो सच में ये ट्रीज उसकी बेटी को ले जा रहे हैं। यांग उसको बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और देखते ही देखते वो डरावनी टहनियां युआन को अपने साथ लेकर चली जाती है। यांग दिमाग लगाते हुए युआन की वॉच में सेट ट्रैकर का पीछा करता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जा पहुंचता है। रास्ते में उसे युआन की वॉच पड़ी मिलती है। ये सब देखकर यांग काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसको युआन की चीख सुनाई देती है। उसकी आवाज का पीछा करते हुए यांग उस तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि युआन अपनी यूवी लाइट की मदद से खुद को बचाए हुए है। लेकिन कहानी इतनी आसान हो तो फिर क्या ही मजा। जल्द ही युआन की बैटरी की सेल खत्म हो जाती है।
इसलिए अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यांग अपनी लाइट उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन ये प्लांट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मरता आदमी क्या ना करता, इसलिए यांग अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पास पड़े एक फायर एक्सटिंग्विशर को सामने की दीवार पर दे मारता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और सनलाइट के अंदर आते ही पेड़ पौधे वहां से डरकर जाने लगते हैं। मगर जाने से पहले वो भयानक टहनियां यांग पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो घायल होकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में यांग को एक और विजन आता है, जिसमें उसकी वाइफ उसको बता रही होती है कि ये प्लांट अब इंसानों के लिए एक खतरा बन चुके हैं, क्योंकि इनमें भी लिविंग बीइंग वाली प्रॉपर्टी आ चुकी है। इन्हें बस यूवी लाइट या सनलाइट, इन दोनों से ही रोका जा सकता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी सामने की दीवार पर दरारें पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते ये डरावनी टहनियां यांग की वाइफ और बेटी को अपने साथ ले जाने लगती हैं। यांग अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यांग की वाइफ अपनी बेटी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, क्योंकि यांग एक वक्त में किसी एक को ही बचा सकता था। इसलिए एक माँ अपना फर्ज निभाते हुए खुद को कुर्बान कर देती है और यांग से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है। कुछ ही समय के बाद यांग होश में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लिमो नाम की फीमेल सोल्जर उन खतरनाक ट्रीज से लड़ रही है। जल्द ही उस सोल्जर के बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो एक बड़ी सी मशीन को सेट करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसके एक्टिवेट करते ही उसमें से तेज यूवी लाइट्स निकलने लगती हैं, जिससे वो प्लांट्स वहां से चले जाते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर अपने हेडक्वार्टर में कॉल करके बताता है कि हमको 2 सर्वाइवर मिले हैं। उसी समय हमें एक बड़ी सी मशीन दिखाई जाती है, जिसको देखकर यांग उनसे पूछता है कि क्या चीज है। इस पर एक सोल्जर उसको बताता है कि ये मशीन यही हमारी आखिरी उम्मीद है और शायद हो सकता है कि एक दिन इससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। तभी लीमो यांग के पास आकर उसको बताती है कि हम सब जॉइंट फोर्सेस के लिए काम करते हैं और साइंस एकेडमी के रिसर्च के मुताबिक जल्द ही ये प्लांट्स और भी डेंजरस हो जाएंगे। इनकी दूसरी और इससे भी ज्यादा खतरनाक लहर आज से ठीक 2 दिन बाद आने वाली है और हमारा प्लान है कि हम इस डिवाइस, जिसका नाम एजेंटिया है, उसे किसी स्टेशन के पास जाकर उन प्लांट्स की जड़ों में डाल देंगे, जिससे उनकी ताकत कम हो जाएगी और वो पहले जैसे हो जाएंगे। ये सब सुन यांग की तो हालत ही टाइट हो जाती है, क्योंकि अभी तक इन प्लांट्स ने 80% दुनिया को बर्बाद कर दिया है। कहीं इनकी ताकत और बढ़ गई तो पता नहीं ये क्या करेंगे। आगे लिमो उनको बताती है कि पूरी दुनिया के 141 लोग इस मिशन को अलग अलग जगह से कंट्रोल कर रहे हैं। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर हम सब एजेंसिया को एक बार में ही इन प्लांट्स की जड़ों में डाल दें। लेकिन तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है कि कोई रहस्यमय चीज बड़ी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रही है। जल्द ही उनके आसपास की जमीन फट जाती है, जिसमें कुछ सोल्जर्स और उनकी यूवी लाइट नीचे गिर जाती है। यूवी लाइट के नीचे गिरते ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। शुरुआत में तो ये लोग इन टहनियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना यूवी लाइट या सनलाइट के इन प्लांट्स को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि इस हमले में कमांडर घायल हो चुके हैं। लीमो उनको संभाल रही होती है कि तभी वहां पर एक टहनी आ जाती है, जो देखने में एक खतरनाक ड्रैगन जैसी लग रही होती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि मानो सब कुछ देख रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सब लोग मिलकर शांत रहने का फैसला करते हैं, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि वो टहनी धीरे धीरे यूएन के पास आने लगती है। डर के मारे यूएन गलती से शीशे की कुछ बोतल्स को नीचे गिरा देती है, जिससे उस प्लांट को उसका पता चल जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो प्लांट युआन पर हमला करने वाला होता है, तभी यांग बिल्कुल ठीक समय पर उसके बीच में आकर युआन को बचा लेता है। उधर कमांडर भी फायरिंग शुरू कर देती है, जिस वजह से वो प्लांट युआन को छोड़ कमांडर को अपनी चपेट में ले लेता है। सबकी जान बचाने के लिए कमांडर खुद को सैक्रिफाइस करने का सोचते हुए सबको बाहर जाने का बोल देते हैं और अपने हाथों में एक ग्रेनेड लेकर उसको ब्लास्ट कर लेते हैं। ब्लास्ट के शॉक की वजह से सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आ गिरते हैं और कमांडर की वही मौत हो जाती है। जल्द ही बाकी सोल्जर्स भी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, जो मिलकर लीमो को अपना वाइस कमांडर चुन लेते हैं। यहाँ लीमो सबसे कहती है कि हमारे कमांडर ने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया है, इसीलिए अब हमें हर हालत में इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। तभी एक लीडर यांग को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि यांग पेशे से एक टेक्नीशियन है। इस मिशन के दौरान टीम को कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यांग उनसे कहता है कि मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। ये कहकर वो मिशन के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर युआन उसको रोकते हुए कहती है कि पापा, मैं दुनिया को बचाने के लिए इन सोल्जर्स के साथ जाना चाहती हूँ। ये सुनकर यांग भी उसकी बात को समझ जाता है और फाइनली वो टीम में शामिल होने का फैसला कर ही लेता है। जल्द ही
उनके एक डिवाइस के थ्रू उनको मालूम चलता है कि खतरनाक पेड़ों की दूसरी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ की जमीन फटने लगती है। जमीन फटने की वजह से आसपास मौजूद बिल्डिंग गिरने लगती है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए यांग साथी सोल्जर से पूछता है कि ये सेकंड वेव तो 2 दिन बाद आने वाली थी, फिर अचानक अभी कैसे आ गई। इस पर जवाब देते हुए वो सोल्जर उसको बताता है कि ये वेव पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर शुरू होगी। जल्दी सभी सोल्जर्स भागते हुए एक बस के पास जा पहुंचते हैं, लेकिन जिस सोल्जर के पास एजेंशिया नाम का डिवाइस था वो थोड़ा पीछे रह जाता है। जब तक बाकी लोग उसकी मदद करने के लिए उसके पास तक पहुंच पाते, तब तक बीच में से जमीन टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। लेकिन वो सोल्जर इंसानियत की भलाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हुए वो मशीन बाकी सोल्जर्स की तरफ फेंक देता है, मगर तभी वो शैतानी पेड़ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए ये सभी लोग मौका रहते उस बस के अंदर आ जाते हैं। जल्द ही ये बस टहनियों के ऊपर आ जाती है, जिसके एक धक्के की वजह से वो बस आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ये दुष्ट प्लांट ऐसे थोड़ी मानने वाले थे, क्योंकि उनकी वजह से जल्द ये बस एक बिल्डिंग में जा टकराती है। सब लोग बस से बाहर निकलकर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर उनको बताता है कि टहनियां अभी देखने में रिलैक्स लग रही हैं। हम अभी यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं। इस पर एक और सोल्जर उनको बताता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी इससे और खतरनाक लहर आना बाकी है। लिमो अपने कमांडर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो हेडक्वार्टर्स में बात नहीं कर पाती। तभी यांग सामने की एक बिल्डिंग में मौजूद मोबाइल टावर को देखकर कहता है कि अगर कैसे भी करके हम वहां तक पहुंच गए तो हम अपने हेडक्वार्टर्स में बात कर पाएंगे। इसलिए सब लोग उस बिल्डिंग तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो था दोनों बिल्डिंग्स के बीच में मौजूद लोहे की एक सीढ़ी। मरता क्या ना करता। इसीलिए सब लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक बिल्डिंग उनकी तरफ गिरने लगती है, पर लकीली सभी लोग उससे बच जाते हैं। मगर डर की वजह से युआन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अचानक से नीचे गिरने लगती है, जहां एक ब्रेव सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना एक रस्सी की मदद से उसको बचाने के लिए नीचे कूद पड़ता है। वो युआन को तो बचा लेता है, मगर रस्सी पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से रस्सी जल्दी टूटने वाली होती है। इसीलिए युआन की जान को बचाने के लिए वो सोल्जर खुद को कुर्बान कर देता है और रस्सी को छोड़कर नीचे गिर जाता है। धीरे धीरे सारी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। सभी लोग जैसे तैसे सेफली ब्रिज को क्रॉस करके सामने वाली बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं। जल्द ही यांग टावर को ठीक कर देता है, जिससे वो लोग हेडक्वार्टर्स में बात कर पाते हैं। हेडक्वार्टर से उनको एक शॉकिंग खबर मिलती है कि दूसरी लहर अगले 4 घंटों में आने वाली है, इसीलिए अब हमको ये मिशन यहीं पर रोकना होगा। लेकिन लिमो उनसे कहती है कि हम इस मिशन के पीछे इतने लोगों की जान गंवा चुके हैं और अब यहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। जिस पर कमांडर उसे कहते हैं कि जो लोग बच गए हैं मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुन यांग कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और कमांडर से बोलता है कि मैं चाइना का एक आम नागरिक हूँ। इस तबाही के चलते मैं अपनी वाइफ को खो चुका हूँ, लेकिन अगर हम बीच में रुके तो दूसरी लहर के साथ बाकी सभी लोग भी मारे जाएंगे। हमें इतने बहादुर लोगों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना चाहिए, फिर चाहे ये मिशन सक्सेसफुल हो या नहीं। यांग की इन बातों से बाकी लोगों में एक नया जोश भर जाता है। सब लोग इस मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ एकजुट हो जाते हैं। तभी कमांडर उनसे कहते हैं कि अगर टीम अपना मिशन आगे जारी रखना चाहती है तो वो अपने रिस्क पर उसको पूरा कर सकती है, जिस पर पूरी दुनिया में मौजूद सभी 141 लोग मान जाते हैं। इसके बाद यांग और बाकी लोग अपने लॉन्च स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही जल्दी से ये लोग एजेंसिया को जमीन में भेज देते हैं। इसी के साथ दुनिया भर के सभी टीम्स भी इसी टास्क को पूरा करने में लग जाती है। तभी उनको पता चलता है कि जमीन के अंदर जाने के बाद एजेंसिया प्लांट्स की जड़ों तक पहुंच नहीं पा रहा है। दरअसल पेड़ की टहनियों ने उसकी जड़ों को बचा कर रखा हुआ है। ये अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। खैर तभी अचानक यांग कुछ आवाज सुनता है, जिसका सुनते ही वो लिमो से पूछता है कि ये किस चीज की आवाज है, जिसका जवाब देते हुए लिमो उसको बताती है कि ये नीचे चल रहे लावे यानी कि वोल्केनो की आवाज है। दरअसल इस लॉन्च स्टेशन को चलाने के लिए एनर्जी इन वोल्केनो से ही ली जाती है और हमेशा कंट्रोल वे में उसको यूज किया जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए जमीन के नीचे खास सिस्टम लगाए हुए हैं। ये सुनते ही यांग के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे वो अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करते हुए बताता है कि अगर हम इस कंट्रोल सिस्टम को ही बंद कर दे तो अंदर का लावा अनकंट्रोल होकर सभी टहनियों को जला देगा, जिससे हमारा एजेंसिया प्लांट्स की जड़ों तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही एक सोल्जर भागकर इस कंट्रोलिंग सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है,
लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वो कंप्यूटर की मदद से ऐसा नहीं कर पाते। तभी एक और सोल्जर कहता है कि हम नीचे चलकर सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए लीमो अपने साथी सोल्जर के साथ नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। यांग भी इनके साथ आता है क्योंकि वो पेशे से एक टेक्नीशियन है। पता नहीं कब उसकी जरूरत इनको पड़ जाए। अब नीचे पहुंचते ही पेड़ों की कई सारी टहनियां इनको घेरकर इनके ऊपर हमला कर देती हैं। इस हमले में यांग पूरी तरह से घायल हो जाता है, मगर जो दूसरा सोल्जर होता है वो अकेला ही प्लांट से लड़ने लगता है और इन दोनों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और लास्ट में वो सोल्जर खुद को सेक्रीफाइस करते हुए अपने हाथ में एक ग्रेनेड को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कुछ समय के लिए वो टहनियां वहां से गायब हो जाती हैं। समय कम होने की वजह से लीमो और यांग मिलकर उस सोल्जर की मौत के लिए दुखी भी नहीं हो पाते। यांग और लीमो दोनों आगे बढ़ते हुए एक गेट के पास पहुंचते हैं। गेट को देखकर यांग लीमो से किसी भारी चीज को लाने के लिए कहता है। जैसे ही लीमो आगे बढ़ती है वैसे यांग खुद को दरवाजे के पीछे लॉक कर लेता है। वो लीमो से कहता है कि मैं वैसे भी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ कि अब मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए प्लीज तुम उसका ख्याल रखना। ये बात सुनते ही लीमो रोने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इंसानियत की खातिर यांग भी खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा है। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो वहां से निकलकर बाकी लोगों के पास आ जाती है। वहीं यांग उस बॉम्ब को अपने हाथों में लिए आगे मेंटेनेंस रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। जल्द ही वो मेंटेनेंस रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहां रूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से युआन अपने फादर को देख रही होती है। अपनी बेटी को याद करते हुए यांग कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे फादर दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और इस बात के लिए तुम्हें मुझ पर यानी अपने फादर पर प्राउड फील होना चाहिए। लेकिन युआन रोते हुए कहती है कि पापा मुझे ये दुनिया नहीं सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आप ही मेरी दुनिया हो। यांग कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही उस बॉम्ब का टाइमर खत्म हो जाता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है, जिसके साथ यांग की मौत हो जाती है। लेकिन बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही सारा लावा पेड़ पौधों की टहनियों पर जा गिरता है, जिससे वो जलने लगते हैं। उधर एजेंसिया भी धरती के नीचे जाकर प्लांट्स की जड़ों में फैल जाता है, जिससे धीरे धीरे प्लांट्स भी कंट्रोल में आ जाते हैं। देखते ही देखते ये प्लांट्स पूरी दुनिया से कम होने लगते हैं। उधर कमांडर और बाकी सभी लोग भी इस मिशन के पूरा होते ही काफी खुश होते हैं। जिसके बाद मूवी के लास्ट में हम युआन की आवाज को सुनते हैं, जहां वो बता रही होती है कि इंसान खुद को बड़ा और ग्रेट समझता है, मगर सच्चाई तो ये है कि इंसान नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिस इंस्पायरिंग मैसेज के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।